हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास तक हम लोग 25 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर 2016। क्वेश्चन नंबर 26। एन आइस प्लांट प्रोड्यूस्ड 1440 kg ice at 0 degree Celsius temperature from 20 degree Celsius temperature of water in 24 hours। आइस प्लांट है जो कि 1440 kg आइस प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको वाटर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और उससे 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस बनाना है। कितने टाइम पीरियड में? 24 आवर्स में। 20 डिग्री सेल्सियस पानी से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइस कितना? 1440 kg। कितने टाइम में? 24 आवर्स में। इफ़ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़, जो कि हम जानते हैं 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस वो भी 336 किलो जूल पर केजी होता है। तो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट विल बी, तो संयंत्र की प्रशीतन क्षमता आपको फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन रेफ्रिजरेशन का है, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब इसमें देखिए आपको दिया हुआ है जो आइस प्रोड्यूस करना है वो है 1440 kg और टाइम पीरियड दिया हुआ है 24 आवर्स। तो जो मास ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड रेट है, रेट ऑफ मास ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड m डॉट, वो कितना हो जाएगा? 1440 अपॉन 24 kg पर आवर। ठीक है, अगर इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि ऐसा यूनिट है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आवर को मिनट में करने के लिए क्या करेंगे? 60 का गुणा करने के, और मिनट को सेकंड में करने के लिए अगेन 60 का गुणा नीचे करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका मास फ्लो रेट। ये किस में मिलेगा आपको? केजी पर सेकंड में। तो ये तो आ गया मास फ्लो रेट 1440 अपॉन 24 इंटू 3600। ओके, 60 इंटू 60 3600। अब आपको निकालना है, देखिए आपको दिया है वाटर, H2O ले लेता हूँ। H2O दिया है आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे। इससे आपको बनाना है आइस। आइस किस पे बनाना है आपको? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो वाटर से आइस कन्वर्जन करने में आपको दो तरह की हीट देनी पड़ेगी। एक तो आपको देनी पड़ेगी सेंसिबल हीट और एक आपको देनी पड़ेगी लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट जो है वो सेम फेज के अंदर तापमान को परिवर्तित करेगी, और लेटेंट हीट है वो फेज कन्वर्जन के काम आएगी एट द सेम टेम्परेचर। सेंसिबल हीट में फेज सेम रहेगा, केवल तापमान परिवर्तित होगा। लेटेंट हीट में तापमान सेम रहेगा बट फेज कन्वर्जन हो जाएगा। तो H2O वाटर जो आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया है, इससे आपको बनाना पड़ेगा वो H2O एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इस पानी जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, इससे आपको बनानी पड़ेगी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हो जाएगा प्रोसेस। अब जो वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पर है, इससे जब आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए आपको देनी पड़ेगी स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी दी है? 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। और वाटर से आइस में कन्वर्जन करने के लिए लेटेंट हीट चाहिए कि जो आपको कितनी दी है? 336 किलो जूल पर केजी। तो ये तो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब जो हीट आपको अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी वाटर से आइस बनाने में, उस हीट का मान कितना होगा? बेसिकली ये हीट रेट है क्यू अब्जॉर्ब, यानी कि ये किलो जूल पर सेकंड में आएगी, या किलो वॉट कह सकते हैं उसको। तो देखिए हीट का मान क्या होता है? mc/dt। स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो क्या होगा? mc/dt। और लेटेंट हीट की बात करेंगे तो मास इनटू लेटेंट हीट पर केजी। तो यहाँ बाहर ले लेते हैं अपन मास फ्लो रेट, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे c/dt प्लस स्मॉल h, लेटेंट हीट पर केजी। तो देखिए मास फ्लो रेट आपका कितना हो जाएगा? 1440 अपॉन 24 इंटू 3600। सी का मान कितना दिया हुआ है?
2, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो रहा है, तो dt कितना हो जाएगा 20 प्लस लेटेंट हीट पर मास, वो दी है आपको 336। अब इसको आपको सॉल्व करना है, वापस से लिख लेते हैं एक बार, देखिए Q अब्जॉर्ब्ड कितनी हो जाएगी 1440 अपॉन 24 इंटू 3600। Q अब्जॉर्ब आपका हो जाएगा 1440 अपॉन 24 इंटू 3600, 4.2 इंटू 20 प्लस 336। अब देखिए इस वाली टर्म को मैं दे देता हूँ x, 4.2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा नीचे 10, 10 दूनी 20, 42 दूनी 84, 84 प्लस 336, तो x 84 और 336 मिलके हो जाएगा आपका 420, तो x इंटू 420। इसको फर्दर सॉल्व करना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट आप इसको टेक्निक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो जो q का मान मिला वो कितना मिला, x इंटू 420। x का मान कितना है 1440, नीचे है आपका 24 इंटू 3600, इधर है आपका 420। ठीक है, ये आपका मान निकल रहा है किलो जूल पर सेकेंड में, यानी कि इसको बोलते हैं किलो वॉट। दोनों एक ही बात है, किलो जूल पर सेकेंड या किलो वॉट। वर्क डन पर सेकेंड कह दो या पावर अब्जॉर्ब्ड कह दो, वर्क कंज्यूम्ड पर सेकेंड या पावर अब्जॉर्ब्ड। अब देखिए ये 2 जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये कट गया, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42। यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं, 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 6 6 चौक 24, तो 24 से 24 कट जाएगा, ये आपको मिलेगा 7 किलोवाट। अब जो आंसर आपको दिया है वो दिया है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, तो एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में होता है आपका 3.5 किलोवाट। तो जब इसमें आप 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि 3.5 किलोवाट का भाग देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में। तो 3.5 इंटू ट्वाइस का ट्वाइस कितना होता है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यही हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट, 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 2 TR। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, हीट अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कूलिंग चैम्बर इज 1080 किलोजूल पर मिनट, हीट रिजेक्टेड 1800 किलोजूल पर मिनट बाय एन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहा है, हीट अब्जॉर्ब दे रखी है और हीट रिजेक्टेड दे रखी है और आपको COP निकालना है। हीट अब्जॉर्ब है 1080, हीट रिजेक्टेड है 1800, COP निकालना है। तो कर सकते हैं, बहुत आसान है। हीट अब्जॉर्ब आपको दी है 1080, हीट रिजेक्टेड दी है आपको 1800। रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहा है, ये लो टेम्परेचर है, ये आपका हाई टेम्परेचर है। तो वर्क इनपुट कितना हो जाएगा 1800 माइनस 1080 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 720। तो COP क्या हो जाएगा, ये कौन से सिस्टम की बात कर रहा है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहा है। तो COP हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है आपका लोअर टेम्परेचर वाला 1080 अपॉन 720। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3/2, 1.5 या 3/2। तो ऑप्शन में है 3/2, यस, योर आंसर इज ऑप्शन डी, 3/2। क्वेश्चन नंबर 28, if we decrease the evaporating pressure and temperature of a vapor compression refrigeration system, BCRS की बात कर रहे हैं, evaporating pressure और temperature को decrease कर रहे हैं, तो effect on system will be
अब यहाँ पर कंडेंसिंग प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है और इवेपोरेटर प्रेशर और टेम्परेचर को आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो देख लेते हैं। बहुत आसान है, वही सेम डायग्राम बनाइए टीएस कर्व पे। देखिए ये आपका है सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम, 1 2 3 4। इन्होंने बोला है कि इवेपोरेटर प्रेशर को आप डिक्रीज करो, कंडेंसर प्रेशर जो है वो है आपका 2 3 वाला ये, और ये है आपका इवेपोरेटिंग प्रेशर। टेम्परेचर, इवेपोरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, तो ये आपने डिक्रीज किया। तो ये बन जाएगा आपका मॉडिफाइड डायग्राम। अब इस डायग्राम में देखिए वर्क इनपुट तो आपको क्लियरली विजिबल है, ये पहले 1 2 था, अब ये हो गया 1 डैश 2 डैश, तो वर्क इनपुट तो आपका इंक्रीज हुआ है। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो पहले 4 to 1 था, अब हो गया ये 4 डैश to 1 डैश, तो ये बेसिकली आपका डिक्रीज हुआ है। ये यहाँ पर आपको इस डायग्राम में विजिबल नहीं है, इसलिए आपको इसे पीएच कर्व पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसको पीएच कर्व पे भी प्लॉट करके देखते हैं। वर्क इनपुट तो इंक्रीज हो रहा है, ये तो यहाँ से विजिबल है। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए अपन पीएच डायग्राम पे इसको ड्रॉ करते हैं। तो पीएच डायग्राम पे ये किस तरह से बनेगा, प्रेशर एंथैल्पी, वही सेम 1 2 3 4। इवेपोरेटर प्रेशर आपने डिक्रीज किया ये। अब देखिए यहाँ से आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्लियरली विजिबल है, पहले ये था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका डिक्रीज हो गया है। तो आर आपका डिक्रीज होगा, वर्क इनपुट आपका इंक्रीज होगा, तो सीओपी क्या होगा, सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, तो सीओपी ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होगा और वर्क ऑल्सो डिक्रीज होगा, नहीं वर्क इंक्रीज होगा। सेकंड ऑप्शन सीओपी बढ़ेगा, नहीं सीओपी डिक्रीज होगा। ऑप्शन सी नो इफेक्ट ऑन सीओपी, ये भी गलत है। और ऑप्शन 4 डिक्रीज सीओपी, हाँ तो सीओपी डिक्रीज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज ऑप्शन डी, सीओपी डिक्रीज होगा, निष्पंदन गुणांक का मान घटेगा। क्वेश्चन नंबर 29 इन विंटर एयर कंडीशनिंग प्रोसेस ऑन एयर इज, विंटर एयर कंडीशनिंग की जब बात करते हैं तो एयर कौन से साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो ये बहुत ईजी है सॉल्व करना। देखो विंटर है यानी कि सर्दी है, तो सर्दी है तो आपको कंफर्ट एयर जो चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, गर्म हवा होनी चाहिए, तो ये तो तय है कि इसमें हीटिंग आएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब दूसरी बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। जो आप कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं वो कब यूज़ करते हैं, सर्दियों में। सर्दियों में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो अपनी स्किन होती है वो ड्राई होती है, यानी कि सर्दियों में ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी कम होती है तो कंफर्ट एयर कैसी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी बढ़ानी चाहिए, तभी तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर वातावरण में ह्यूमिडिटी कम है और ह्यूमिडिटी आप बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी वाली एयर लेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। तो सर्दियों में आपको कैसी एयर चाहिए, गर्म और ह्यूमिडिटी वाली। तो प्रोसेस कौन सा यूज करेंगे, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर ये क्या ये पूछता कि समर एयर कंडीशनिंग में कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो समर है तो समर के केस में आपको कूलिंग चाहिए। और अब मैंने बताया कि विंटर में ह्यूमिडिटी कम होती है तो समर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो समर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो समर में आपको ह्यूमिडिटी कम करनी पड़ेगी। तो ये का ये अगर समर एयर कंडीशनिंग की बात करता तो आंसर हो जाता ऑप्शन बी, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। अब ये बात ध्यान रखने का, हम यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, एसी की बात कर रहे हैं, कूलर की बात नहीं कर रहे हैं। तो विंटर एयर कंडीशनिंग में आंसर है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन 29 का आंसर है ऑप्शन सी। अगर ये समर एयर कंडीशनिंग होता तो आंसर होता ऑप्शन बी, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। अगर ये पूछता कि कूलर में कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, तो कूलर हम यूज़ करते हैं तो कूलर में पता ही कि कूलिंग तो होती है, बट कूलर जब चलाते हैं तो उमस भी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है,
तो कूलर की जब बात करेंगे, डेजर्ट कूलर की बात करेंगे, तो उसमें प्रोसेस होगा कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। बट यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कंप्लीट किए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग इज नोन एज। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है, वहाँ पर आपकी जो एयर में जो मॉइस्चर है वो कंडेंसेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग, वो हो जाएगा आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको हम डायग्राम से भी बता सकते हैं। ये इस तरह से, अगर ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, और जब इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो ये आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, और एयर में जो मॉइस्चर है वो कंडेंसेट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर लिक्विड, आगे और जाएंगे तो लिक्विड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर पूरी तरह लिक्विड बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।